हमारी YouTube फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मैंने 500 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा है, तो जाकर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप मेरी कहानी कहां से देख रहे हो वो भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी खौफनाक कहानी। मेरा नाम रमेश है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ये कहानी उन दिनों की जब मैं ट्रक से सामान लादकर दूर दूर जाया करता था। एक दिन की बात है, रात का समय था। हमें नींबुओं की डिलीवरी गुजरात के लिए करनी थी। जयपुर से हमने ट्रक में माल भरा था। टाइम बहुत हो गया था, हमें घंटे भर पहले ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ट्रांसपोर्ट के चक्करों में कभी भी सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। नीरव नया खलासी था, पहली बार मेरे साथ जा रहा था। लड़का ठीक ठाक ही लग रहा था, पर नए खलासियों के साथ हमेशा एक दिक्कत होती है, उन्हें रास्तों की समझ नहीं होती, और रात के सफर में समझदारी सबसे बड़ी चीज होती है। हमने खाना खाया और फिर नींबुओं की खेप लदवाई। ट्रक की बॉडी के हर तरफ गहरे हरे रंग के नींबू से भरे कट्टे बंधे थे। बिबुओं की गंध ट्रक से बाहर आ रही थी। कुछ नींबू सड़े थे तो कुछ बढ़िया थे। जैसे ही हम ट्रक के अंदर बैठे तो नींबुओं की गंध हमारी नाक में घुस रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन घर घर करता जोर से गरजा, जैसे नींद से जागते ही चिल्ला उठा हो। नीरव, पीछे ठीक से देख ले, कोई ढीला कट्टा तो नहीं? मैंने साइड मिरर ठीक करते हुए कहा। हाँ भैया, सब टाइट है, मैंने अभी चेक किया है, टेंशन ना लो, नीरव ने जवाब दिया। तो चले? मैंने गियर में हाथ डालते हुए पूछा। चलो भैया। मैंने ट्रक को पहले गियर में डाला, क्लच छोड़ा और धीरे धीरे स्टीयरिंग घुमाया। भारी भरकम ट्रक सड़क पर लुढ़क पड़ा। आगे लंबा रास्ता था और सफर अभी शुरू ही हुआ था। रात काली चादर की तरह पूरे आसमान पर फैल चुकी थी। हाईवे की सड़क मेरे ट्रक की हेडलाइट के दायरे में सफेद लग रही थी। बाकी चारों तरफ सिर्फ गहरा काला अंधेरा पसरा हुआ था। ट्रक मजे में दौड़ रहा था, लेकिन दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था। आज तो इन नींबुओं के चक्कर में काफी लेट हो गए। गुजरात जल्दी पहुंचना जरूरी था, वरना गंतव्य पर माल उतारने में दिक्कत होती। रास्ते में एक जगह शॉर्टकट पड़ा जो मैंने पहले भी सुना था। वो एक ढाबे के पास से मुड़ता था और सीधा जंगल के बीच से निकलकर हाईवे से मीलों आगे जाकर मिलता था। अगर सब सही रहता तो हमारी कम से कम 4 से 5 घंटों की बचत हो जाती। लेकिन मैंने उस रास्ते के बारे में सुना था कि वो रास्ता अंधेरे में ठीक नहीं है, उस पर कई घटनाएं हुई है, पर मैं इन सब के बारे में ज्यादा यकीन नहीं करता था। मैंने हल्के से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को ढाबे के पास लगा दिया। ट्रक रुकते ही इंजन गर गर करता शांत हो गया, लेकिन रात की खामोशी अब और भी भारी लगने लगी। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी और ढाबे पर जल रही हल्की मटमैली रोशनी। मैंने नीरव से कहा, क्यों भाई नीरव, थोड़ी चाय पीनी चाहिए, फिर सोचते हैं आगे का। तो नीरव ने सिर हिलाया और हम ढाबे की तरफ बढ़े। वहां सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे, वो भी एकदम शांत, जैसे नींद में हल्की झपकी ले रहे हों। ढाबे के मालिक ने बिना कुछ पूछे हमारे लिए चाय रख दी। गहरी, काली और तेज अदरक वाली चाय। मैंने पहला घूंट लिया। गरम चाय ने हलक में जैसे एक तेज धुआं छोड़ दिया। नीरव चाय के कप को दोनों हाथों से पकड़े हुए इधर उधर देख रहा था। शायद पहली बार इस तरह के वीरान माहौल में आया था। मालिक, आपको रास्ता पता है क्या?
नीरव ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने कप होठों से हटाया और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थोड़ा बहुत, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बस जंगल से होकर जाता है। नीरव ने हल्का सा गला खंखारा। जंगल के रास्ते में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। अभी चाय पी ले, फिर सोचते हैं, मैंने धीरे से कहा। रात और भी गहरी हो चुकी थी और सामने वो शॉर्टकट अंधेरे में किसी रहस्यमयी सुरंग की तरह खुला पड़ा था। बस हमें तय करना था कि जाना है या नहीं। नीरव ने कप नीचे रखा और अपनी आवाज में थोड़ा जोश भरते हुए बोला, उस्ताद जी, शॉर्टकट से ही चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने एक लंबा घूंट भरकर चाय खत्म की और उसकी तरफ देखा। बात तो इसकी सही थी, लेट बहुत हो चुका था और अगर ये रास्ता पकड़ लेते तो वाकई हम जल्दी गुजरात पहुंच सकते थे। मैंने गहरी सांस भरी और सिर हिलाया। कह तो तू ठीक ही रहा है। लेकिन तभी मेरी नजर पास में खड़े एक दूसरे ट्रक पर पड़ी। उसकी हेडलाइट्स बंद थी, पर केबिन से धीमी आवाज में गाने की धुन आ रही थी। वो ट्रक किसी और का नहीं, मेरे पुराने दोस्त सुरेश का था। अबे रमेश, सुरेश की आवाज सुनते ही मैंने उसकी तरफ देखा। वो ट्रक से उतरा और मेरे पास आ गया। किधर जा रहा है? उसने सिगरेट का एक कश लेते हुए पूछा। शॉर्टकट से गुजरात जा रहे हैं, मैंने लाइटर जेब में डालते हुए कहा। सुरेश का चेहरा एकदम उतर गया। उसने नीरव की तरफ देखा और फिर मुझे एक अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या जो उस रास्ते से जा रहा है? रमेश, वो रास्ता सही नहीं है। उस रास्ते पर ट्रक वालों के साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई है। तुझे पता नहीं है क्या? मैं हल्का सा हंसा। क्यों बे? तू फिर से शुरू हो गया। अब मुझे फिर वही तू घिसी पिटी भूत प्रेत की कहानी सुनाएगा क्या? देख भाई, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, समझ गया। पर सुरेश ने मेरे से जोर देकर कहा, देख भाई, मैं सच कह रहा हूं, जाना है तो जा, पर वो रास्ता ठीक नहीं है। बहुतों के साथ अजीब चीजें हो चुकी है। जो भी वहां रुकता है वो ठीक ठाक वापस नहीं आता। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन हमेशा की तरह हंसी में उड़ा दी। मैं भूत प्रेत जैसी चीजों में ज्यादा यकीन नहीं करता था। हाईवे पर रात में अजीब अजीब चीजें दिखना आम बात होती है। नींद का असर, आंखों का धोखा और हवाई बातें। चल बे, मैंने नीरव को इशारा किया और ट्रक की तरफ बढ़ गया। इंजन स्टार्ट होते ही फिर से घर घर की भारी आवाज गूंजी और ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरने लगी। सुरेश अभी भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कुछ और गहरा था, डर या शायद अफसोस। मैंने क्लच छोड़ा और ट्रक को जंगल वाले शॉर्टकट की तरफ मोड़ दिया। सड़क अब संकरी होने लगी थी और आगे सिर्फ काला गहरा घना अंधेरा था। जंगल के रास्ते पर चलते हमें काफी देर हो चुकी थी। सड़क संकरी और पेड़ों से घिरी हुई थी, जैसे कोई लंबी अंधेरी सुरंग हो। हेडलाइट की रोशनी जितनी दूर तक जाती, उतना ही रास्ता डरावना लगता। इंजन की घर घर आवाज के अलावा सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी अनजानी चिड़िया की चीख सुनाई देती। नीरव चुपचाप बैठा था और मैं भी पूरा ध्यान सड़क पर लगाए था। तभी अचानक धड़ाम की एक भयानक आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज ट्रक के सामने वाले शीशे से टकराई हो। मेरा हाथ झटके से स्टीयरिंग पर कस गया। उस चीज की टक्कर इतनी तेज थी कि जिससे मेरा ट्रक हल्का सा डगमगा गया। मैंने जोर से ट्रक के ब्रेक मारे और ट्रक को रोक दिया। मैंने घूरकर सामने देखा और मेरी सांस अटक गई। मैंने देखा कि ट्रक के बोनट पर एक विशाल उल्लू पड़ा था। इतना बड़ा उल्लू मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पीली आंखें चमक रही थी, उसके पंख फैले हुए थे और वो बुरी तरह कांप रहा था।
जैसे जान बचाकर भागा हो। नीरव हकलाया, उस्ताद जी, ये कितना बड़ा उल्लू है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी झाड़ियों में हलचल हुई और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक भारी भरकम लंबी आकृति घास में से निकली। हम दोनों ने जब उसे ध्यान से देखा तो वो एक बिल्ली थी, लेकिन ये कोई मामूली बिल्ली नहीं थी। ये इतनी बड़ी थी कि पहली नजर में शेर जैसी लगी। उस बिल्ली का शरीर लंबा तगड़ा था तथा उसकी चमकती हुई पीली आंखें और मुंह से टपकती लार, जिसे देखकर एक बार शायद किसी की भी रूह कांप जाए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। साला, ये बिल्ली है कि कोई शैतान? नीरव पीछे सरक गया। उस्ताद, ये कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही बिल्ली ने एक लंबी छलांग मारी और सीधे ट्रक के बोनट पर चढ़ गई। बिल्ली ने अपना मुंह खोला और उस विशाल उल्लू को दांतों में दबोच लिया। उल्लू ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसके पंख कुछ देर तक फड़फड़ाए, फिर सब शांत हो गया। बिल्ली की चमकती आंखें अब सीधे हमारी तरफ थी। नीरव कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो और इसे आगे बढ़ा लो। पर मैं सिर्फ उस बिल्ली को देख रहा था। वो बिल्ली हमें घूरते हुए अजीब तरह से गुर्राने लगी, एक ऐसी आवाज जो किसी भी जानवर की नहीं लगती थी। फिर उसने एक छलांग लगाई और ट्रक से नीचे उतर गई। वो एक छलांग में पास वाले बरगद के पेड़ पर चढ़ गई और डाल पर बैठकर उल्लू को मुंह में दबाकर चबाने लगी। हड्डियों के चटकने की आवाज दूर तक गूंज रही थी। उसका सिर अब भी हमारी तरफ था। उसकी आंखों में एक अजीब नफरत थी। और फिर कर्कश वो गुर्राई। इतनी डरावनी आवाज थी कि मेरी पूरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो हमें देख रही थी, ऐसे जैसे हम ही अगला शिकार हों। नीरव ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, अब क्या करें? मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। अब मुझे लग रहा था कि सुरेश सच बोल रहा था। इस जंगल में कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, पर मैंने पूरे जोर से गैस पैडल दबाया। ट्रक घड़घड़ाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन मेरी नजरें बार बार पीछे मुड़ रही थी। वो सफेद आंखों वाली बिल्ली, या जो भी वो थी, अभी हमें देख रही होगी। नीरव पूरी तरह सहम चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थी। उस्ताद जी, जल्दी से ट्रक को निकालो इस जंगल से, वरना ये बिल्ली हमें भी नहीं छोड़ेगी। इस जंगल में कुछ तो है। सुरेश अंकल सच बोल रहे थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां आके। उसकी आवाज में साफ दहशत थी। मैंने ट्रक को जितना तेज दौड़ा सकता था दौड़ाया। हेडलाइट की रोशनी काले पेड़ों पर पड़ती तो उनके टेढ़े मेढ़े साए रास्ते पर किसी शैतानी आकृति की तरह लहराने लगते। जंगल घना और घुप अंधेरे से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भूले बिसरे शापित रास्ते पर फंस गए हों। मैं ट्रक तो उस जंगल वाले रास्ते में तेजी से भगा रहा था, और फिर अचानक से घुर्रर, धड़ाम घुर्रर, घुर्रर, घुर्रर करता हुआ ट्रक झटका खाकर रुक गया। अब इस ट्रक को क्या हुआ? मैं गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने 3-4 बार इग्निशन घुमाया, पर ट्रक ने जरा भी जवाब नहीं दिया। उस्ताद, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने हॉरर फिल्मों में देखा है कि भूत रास्ते में गाड़ियों को खराब कर डालते हैं। नीरव की आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी ओर हंसते हुए कहा, क्या यार, नीरव इतना बड़ा हो गया फिर भी डरता है। शायद कार्बोरेटर में कचरा फंस गया होगा। इंजन गर्म हो गया है, मैं अभी देखता हूं। मैं ट्रक से नीचे उतरा और मैंने बोनट खोल कर देखा। शायद कार्बोरेटर में पानी खत्म हो गया था। मैंने नीरव से पानी की केटली लेकर आने को कहा। नीरव ने झट से केबिन से पानी की केतली निकाली, पर उसे उठाते ही नीरव ने कहा, उस्ताद जी, इसमें तो पानी ही नहीं। नीरव की बात को सुनकर मेरी सांस अटक गई।
केतली पूरी खाली थी। नीरव अब तक मेरे पास आ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। हम सुनसान जंगल में पूरी तरह अकेले थे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर ऐसा सन्नाटा जो किसी भी वक्त चीखों में बदल सकता था। मैंने नीरव से कहा, अब क्या करे साला, ये पानी भी अभी खत्म होना था। और फिर नीरव ने कहा, उस्ताद जी वो देखो। नीरव ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से सड़क के किनारे की तरफ इशारा किया। मैंने तुरंत उधर देखा। कुछ दूरी पर एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। मेरी धड़कनें धीमी होने लगी। शायद वहां कोई घर होगा, या हो सकता है कोई ढाबा हो। वहां पर कोई आदमी मिलेगा, उससे मदद ले लेंगे। चल भाई नीरव, उधर की ओर। नीरव ने राहत की सांस ली। चलो उस्ताद, वहां चल के मदद मांगते हैं। पर मेरे मन में अचानक से एक ख्याल आया कि जंगल के इस वीराने में, जहां चारों तरफ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा हो, वहां ये इस रोशनी का क्या काम? और इस वीराने में कौन अपना घर बना सकता है? मैं मन ही मन में ये सब सोच रहा था। फिर भी हमारे पास और कोई चारा नहीं था। नीरव ने मेरी ओर देखा और उसने कहा, उस्ताद जी अब चले या नहीं? मैंने कहा, चल भाई। हम दोनों धीरे धीरे ट्रक से उतरे। ठंडी हवा में एक अजीब सी बदबू घुली हुई थी, कुछ बासी, कुछ गलिसड़ी बदबू। हम दोनों बिना कुछ बोले उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। पर जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, एक अजीब एहसास बढ़ता जा रहा था, मानो कोई हमें देख रहा हो। हम धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े और जैसे ही पास पहुंचे, मेरी नजरें चौंक गई। वो एक ढाबा था। धुंधली सी रोशनी में एक मर्द और उसकी औरत खाना बना रहे थे। उनकी पोशाकें मैली थी, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सा सपाटपन था, जैसे कोई रोबोट अपना काम कर रहा हो, बिना कुछ सोच विचार करके। ढाबे के सामने चारपाइयां बिछी हुई थी, जिन पर कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। मगर मुझे वहां पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जो लोग खाना खा रहे थे, उनकी हरकतें मुझे अजीब सी लग रही थी। उनकी हरकतें, उनका बैठने का तरीका ऐसा था जैसे किसी मूवी के ज़ोंबी हो। उनकी आंखें एकदम सफेद थी। उन लोगों में से कोई भी व्यक्ति आपस में बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। तवे पर सिकती रोटियों की हल्की चटक और लकड़ी के जलने की महक, बस यही आवाजें थी। मैंने धीरे से नीरव के कंधे पर हाथ रखा। तू यहां खाट पर बैठ, मैं खाने का बोलता हूं। और हां, यहां से पानी भी ले लेंगे। नीरव ने धीरे से अपना सर हिलाया और पास की एक खटिया पर बैठ गया। पर मैं देख सकता था कि उसके हाव भाव अब भी घबराए हुए थे। सच कहूं तो मेरा भी दिल भी उस ढाबे पर बैठे हुए लोगों को देखकर घबराने लगा था। मैं ढाबे के मालिक के पास गया। उसका चेहरा अजीब सा था। वो दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ज़ोंबी वायरस से पीड़ित इंसान हो। मतलब मान लो कि एकदम जिंदा लाश सा लग रहा था। उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर बहुत रुकी हुई आवाज में बोला, बाबूजी, खाने में क्या लोगे? मांस या दाल रोटी? उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे उसका गला बैठा हुआ हो। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं मांसाहारी खाना खाने का शौकीन तो था ही। फिर मैंने सोचा वैसे भी तो आज ठंड पड़ रही है और इतनी ठंडी रात में गर्मा गर्म मटन सही रहेगा, खाकर मजा आ जाएगा। मटन ले आओ, मैंने कहा। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और अंदर चला गया। मैं मुड़ा और नीरव के पास आकर बैठ गया। ढाबे पर बैठे लोग अब भी वैसे ही थे। सभी एकदम शांत थे, बस अपने खाने को खाते जा रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई हंस भी नहीं रहा था। बस चारों तरफ से खाने की आवाजें आ रही थी। चमचों की ठक ठक की आवाज और हड्डियां चबाने की चरमराहट की भयानक आवाजें वहां से आ रही थी।
सभी लोग हड्डियों को ऐसे चबा चबा कर खा रहे थे जैसे कि कोई जानवर हड्डियों को खा रहा हो। मुझे न जाने क्यों, पर हर चीज अजीब और असली से ज्यादा नकली लग रही थी, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और फिर हवा में एक अजीब सी गंध तैरने लगी। ढाबे का मालिक हमारे सामने एक भारी भरकम बर्तन रख गया। उसका मुंह एक गंदे चिकट ढक्कन से ढका हुआ था। साथ में उसने एक पुराना पीतल का जग भी टेबल पर रख दिया जिसमें पानी भरा था। मैंने उसे हैरानी से देखा। इतनी जल्दी मटन बन गया? ढाबे के मालिक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आया। उसकी आंखें अजीब तरह से एक जगह रुककर बस मुझे घूर रही थी, जैसे कि वो आंखें कांच की बनी हो। फिर उसकी भारी रूखी आवाज निकली, यहां पर सब कुछ तैयार मिलता है, बस आप खाइए। फिर वो चुपचाप हमारे पास खड़ा हो गया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर सफर की थकान थी और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। मैंने पानी पीने के लिए उस जग को उठाया और पानी पीने लगा। तभी अगले ही पल मेरी आंखें चौड़ी हो गई, गले में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। गुड़ गुड़। मैंने गिलास छोड़ दिया और बुरी तरह खांसने लगा। उल्टी करने की नौबत आ गई और जैसे ही मैंने नीचे देखा, फर्श पर गिरा पानी लाल नहीं बल्कि गाढ़े खून जैसा था। मैंने गुस्से में गला फाड़कर पूछा, ये क्या मजाक है? तभी पूरे ढाबे में गूंजती हुई एक डरावनी हंसी फूट पड़ी। हाँ, हर कोई हंस रहा था। वो लोग जो अब तक बिना आवाज के खाना खा रहे थे, अब उनके मुंह से भयानक ठाके निकल रहे थे। कोई कुर्सी पटक कर उठ गया, कोई उंगलियों से मेज पर अजीब लय में ठक ठक करने लगा, कोई अपने बालों को नोच रहा था और किसी के मुंह से लालसा काला झाग निकलने लगा। नीरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उस्ताद जी, ये लोग ठीक नहीं है। तभी नीरव के हलक से एक दहशत भरी चीख निकली। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और जो देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बर्तन का ढक्कन अब खुल चुका था और अंदर मटन नहीं बल्कि कटे हुए इंसानी हाथ पैर, कटा हुआ सिर, चबाए हुए उंगलियां, गाढ़ी लाल चर्बी में लथपथ हड्डियां, गले हुए मांस के लोथड़े। सामने पड़ा था इंसानी गोश्त का उबलता हुआ बर्तन। नीरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वो बोल नहीं पा रहा था। मेरे पूरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। और तभी ढाबे के मालिक ने धीरे से अपनी भारी आवाज में कहा, क्यों बाबूजी, इंसानी मटन पसंद नहीं आया तुम्हें? लो खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, एकदम गर्म है। उसने एक इंसानी टांग को उठाकर जबरन मेरे मुंह में डालने लगा। मैं एक झटके में वहां से पीछे हट गया। तभी वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो हंसना बंद होकर उस इंसानी मटन को खाने लग गए। गप गप, चर चटक, चारों ओर से हड्डियां चबाने की चरमराहट, मांस फाड़ने की आवाजें आ रही थी। हमारी आंखों के सामने वो भूतिया लोग इंसानी मांस को ऐसे खा रहे थे जैसे कोई त्योहार मना रहे हों। किसी के हाथ में कटा हुआ पैर था, कोई इंसानी उंगलियां चबा रहा था, कोई हड्डी को चूसकर खून निकाल रहा था। उनके मुंह से काले झाग निकल रहे थे, उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। नीरव ने बुरी तरह कांपते हुए मेरे कंधे को पकड़ लिया। उस्ताद जी, हम यहां से निकलते क्यों नहीं? भागो, ट्रक में बैठो जल्दी, मैंने चीखते हुए कहा। हम दोनों ट्रक की तरफ दौड़े। धड़ाम से दरवाजा खोला और सीट पर बैठते ही मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। घर रर, खटाक, ट्रक बंद हो गया। वो चालू ही नहीं हो रहा था। मैं काफी कोशिश कर रहा था और उधर से वो ढाबे वाले इंसानों की भयानक हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने फिर कोशिश की। घर खट, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था।
नीरव घबराकर इधर उधर देखने लगा। उस्ताद जी, जल्दी करो, वो देखो। मैंने अपनी गर्दन उधर उठाकर देखी। ये क्या? वो ढाबा अचानक से वहां से गायब हो गया था। जी हां, यकीन मानिए दोस्तों, जहां वो ढाबा था वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी, पर वो आदमी और औरत वही खड़े थे, हमें घूर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बदसूरत गले सड़े चेहरे आसमान की तरफ उठाए और जो हंसी हंसी, वो हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हाँ 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 हाँ, इतनी गहरी, इतनी डरावनी कि मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैं ट्रक को स्टार्ट करने लगा, पर ट्रक फिर से बंद हो गया। फिर मैंने उन दोनों की ओर देखा, और जो देखा उसे भयानक दृश्य को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों के पैर एकदम उल्टे हो चुके थे। उनके हाथ अब लंबे और नुकीले हो गए थे। उनके नाखून ब्लेड की तरह चमक रहे थे। उनकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और अंदर से सड़ा हुआ मांस झूल रहा था। और वो दोनों रेंगते हुए धीरे धीरे हमारे पास आ रहे थे। उस्ताद जी, ये क्या है? ये हमें नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। नीरव चीख उठा। अब ट्रक से उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम दोनों कूदे और सिर नीचे करके सीधे जंगल की ओर भागे। पीछे से हंसी अब और भी तेज हो रही थी। हाँ 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 हाँ, कहाँ भागोगे बाबूजी? पेड़ों के बीच भागते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था, मगर पीछे से तेज कदमों की आहट आ रही थी। वो हमारे पीछे आ रहे थे और तेजी से आ रहे थे। हम दोनों अंधेरे जंगल में बेतहाशा भाग रहे थे। पेड़ों की शाखाएं हमारे चेहरे पर लग रही थी, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, मगर हम भागे जा रहे थे, बस भागे जा रहे थे। पीछे से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कोई गुर्राहट, न कोई हंसी, बस एक भयावह सन्नाटा। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। ये सन्नाटा सामान्य नहीं था। उस्ताद जी, नीरव ने कांपती आवाज में कहा, कुछ गड़बड़ है। हमने चारों तरफ देखा, हर तरफ काले साए, ऊंचे पेड़ और घना अंधेरा था। फिर अचानक से हमने फिर से उसे देखा। हमें वही बिल्ली दिखी। हाँ, वही बिल्ली जो उस उल्लू को मुंह में दबोच कर ले गई थी। वो अब भी वहां थी और उल्लू को चबा रही थी। उसके धूसर सफेद दांतों से खून रिस रहा था। उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थी। मेरा शरीर एकदम से वहां पर जाम हो गया। हमारे पैर जमीन पर जैसे जम गए। नीरव के होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी खर्र की आवाज आई। अचानक से वहां पर एक गहरा अंधेरा हो गया और वो बिल्ली धीरे धीरे एक डायन में बदलने लगी। उसके पैर लंबे और टेढ़े हो गए। उसके हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई। उसकी गंदी चिपचिपी काली जीभ बाहर लटक रही थी और उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो ये वही ढाबे वाली औरत थी, मगर अब एक खूनी डायन में बदल चुकी थी। सड़े हुए मांस की तीखी बदबू जंगल में फैल गई। डायन ने अपना मुंह खोला और उसमें से इंसानी उंगलियों का गुच्छा बाहर लटक आया। खर्र। नीरव के पैरों से जैसे जान निकल गई। उस्ताद जी, ये मैंने नीरव का हाथ पकड़ा। नीरव, उसकी तरफ मत देख, भाग यहां से। हम पीछे मुड़े ही थे कि गुर्र। पीछे से एक भयंकर गुर्राहट गूंजी। ठीक उसी पल नीरव ने एक खौफनाक चीख मारी। आए। मैंने तुरंत पलटकर देखा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वही ढाबे वाला आदमी अब एक खूनी राक्षस बन चुका था। उसका मुंह फटा हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था
और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत नीरव की गर्दन के पास थे। उसने अपने मजबूत हाथों से नीरव को दबोच लिया और झटके से बरगद के पेड़ के पीछे घसीट लिया। नीरव की चीखों ने जंगल हिला दिया। उस्ताद जी बचाओ, उस्ताद जी बचाओ। मैं पागलों की तरह उस ओर भागा, पर जैसे ही मैं बरगद के पीछे पहुंचा, सब कुछ गायब था। ना नीरव था वहां पर, ना वो राक्षस था, ना कोई आवाज आ रही थी। अब वहां पर सब कुछ शांत था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बस खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। नीरव, कहाँ है मेरे भाई तू? नीरव भाई, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर बरगद के तने के पीछे से धीरे धीरे एक सफेद हड्डी लुढ़कती हुई बाहर आई। उस हड्डी को देखकर मेरी सांसें अटक गई। अब जंगल में मैं सिर्फ अकेला ही बचा था और मुझे किसी तरह अपनी जान बचानी थी। मैं जंगल में इधर उधर भाग रहा था। अंधेरा चारों तरफ फैला था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई साया मेरे पीछे है। तभी थोड़ी देर बाद ही वो डायन और वो ढाबे वाला राक्षस फिर से मुझे दिखाई दिए। उनकी खौफनाक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। उस खौफनाक हंसी से पूरा जंगल दहल गया। हे, इंसानी मांस खाएगा तू? हे, आजा, बढ़िया वाला स्वादिष्ट मांस है तेरे लिए। मैं उन दोनों की आवाज को सुनकर कांप गया। नन्ही, मुझे छोड़ दो, मैंने उनसे रहम की भीख मांगी। लेकिन वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल कांपने लगा। नहीं, मैं पूरी ताकत से दौड़ा। मेरे पीछे उनकी भयानक परछाइयां सरक रही थी। हंसी अब और करीब आती जा रही थी। तभी एक पेड़ के पास मैंने नीरव को देखा। वो अजीब सी हालत में खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। आंखें बुझी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो एक जगह चुपचाप खड़ा था। उसका शरीर जरा भी नहीं हिल रहा था। मैं कांपती आवाज में बोला, नीरव, तू ठीक तो है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं उसे पकड़कर भागने लगा। मुझे बस यहां से निकलना था। किसी भी तरह हम दौड़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने नीचे देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रोंगटे खड़े हो गए। जिससे मैं टकराया था वो किसी और की नहीं, नीरव की लाश थी। नहीं, नीरव की एक टांग गायब थी। दोनों हाथ किसी धारदार हथियार से काटे गए थे। आंखें निकाल दी गई थी। उसका पेट फटा हुआ था और आंतें बाहर लटक रही थी। खून चारों तरफ फैला था। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी नीरव की लाश के होंठ हिले और उसने फुसफुसाते हुए कहा, रमेश, तू भी मरेगा। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उस जंगल से भागने लगा। नीरव की डरावनी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे, शरीर थरथर कांप रहा था, लेकिन जान बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। भागते भागते मैं सड़क किनारे आ गिरा और वही बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो पूरा जंगल शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। मेरे सामने भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था। शायद भगवान की कृपा से ही मेरी जान बच गई थी। मुझे थोड़ी ही दूरी पर अपना ट्रक दिखाई दिया, लेकिन वहां अब कोई ढाबा नहीं था। ना वो आदमी, ना वो औरत, ना ही वो खौफनाक हंसी। मैं हिम्मत जुटाकर ट्रक तक पहुंचा और कांपते हाथों से उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कोई देरी किए ट्रक भगाया और जैसे तैसे जंगल को पार किया। जैसे ही मैं एक ढाबे पर पहुंचा, वहां के मालिक को अपनी आपबीती सुनाई। मेरी सांसें तेज चल रही थी।
दिल की धड़कन अभी भी बेकाबू थी। लेकिन जब ढाबे वाले ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, इस जंगल में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पहले इस हाईवे पर सच में एक ढाबा था, लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर वहां खाने के लिए रुका और उसने मांसाहारी भोजन की मांग की, लेकिन ढाबा शाकाहारी था। बस इसी बात पर बहस हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में ढाबे के मालिक और उसकी पत्नी को अपने ट्रक से कुचलकर मार डाला। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तब से वो जंगल शापित हो गया है। वहां जो भी भटकता है वो जिंदा नहीं बचता, या फिर कुछ ऐसा देखता है जिसे वो ताउम्र भूल नहीं सकता। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं अब भी सोच रहा था कि जो हुआ वो सच था या सिर्फ एक खौफनाक सपना। लेकिन जब मैंने अपने ट्रक के अंदर देखा तो वहां नीरव की चप्पल पड़ी हुई थी, रक्त से सनी हुई। दोस्तों, तो ये थी मेरी आप बीती। मैंने मेरे दोस्त आरके को सुनाई तो इसने आपके सामने मेरी इस भयानक आप बीती को रखा। वैसे तो मेरे साथ काफी बार इस तरफ की घटना घटित हुई है,